Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थरीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेकर आए क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का सिविक्स का 4th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉस का 5th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले सिविक्स के इस 4th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉस के हम 4 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है लॉस कैसे अप्लाई होता है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो एंशिएंट टाइम के लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, और उन कॉलोनियल टाइम के जो लॉस उनका नेचर कैसा था, वो अच्छे थे बुरे थे, इसकी बात हमने की। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था एग्जाम्पल के तौर पे कि जो सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 आया था वो कैसा था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट क्या थे, सारी बात की। और हमने ये भी देखा था कि इंडियंस का रोल क्या रहा है लॉ के इवोल्यूशन में, यानी रूल ऑफ लॉ के इवोल्यूशन में। और तो और हमने पढ़ा कि नए लॉज कैसे आते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का लॉज जो है वो कैसे आया। हम ये भी डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है और ये लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये सारे चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की समझिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब तक हम अपने 4 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप किया है। एक बार हम उस सभी टॉपिक्स का क्विक रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम अपने इस चैप्टर को फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ा था वो था डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या लॉ सभी पर इक्वली लागू होता क्या। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जी हाँ, लॉ सब पर इक्वली लागू होता है, कानून की नज़र में सब सेम है ना, किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता, लॉ के आगे सब सेम है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी या कॉमन मैन हो, सबके लिए लॉ सेम लागू होगा। यानी किसी ने अगर क्राइम किया है तो सेम सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी इंसान हो। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक क्राइम के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट भी होती है ना, ये भी हमने बात किया था। हमने ये भी देखा था कि लॉ किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन किसी भी चीज पे भेदभाव नहीं करता है लॉ, ये हमने बात की थी। तो ये हमने देखा था कि लॉ सब पे सेम लागू होता है, ये लॉस की हमने बात की थी। उसके बाद हमने देखा कि एंशिएंट इंडिया के लॉस कैसे थे। एंशिएंट इंडिया के जो लॉज थे वो कैसे हुआ करते, थोड़े से आर्बिट्री थे, लोगों को सताने वाले थे। वो लॉज सब पे इक्वली लागू नहीं होते थे। कुछ तो ऐसे लॉ थे जो जरूरत के हिसाब से चेंज किए जा सकते थे। कुछ लॉज में कुछ स्पेशल कम्युनिटी, स्पेशल लोगों को ही टारगेट किया जाता था, उनको सजा मिलती थी, बाकी को नहीं मिलती है, उनको ज्यादा सजा मिलती थी दूसरों के कंपेयर में। ये भी हमने देखा था, है ना। तो हम कह सकते हैं कि उस समय के लॉज सही नहीं थे। इसमें हमने एग्जांपल के तौर पे देखा कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने जो लॉज बनाए उससे ब्रिटिशर्स का फायदा करते थे, मुगल्स का फायदा करते थे, हमारा फायदा नहीं करते थे। मुगल लोग इन्वेडर, उन्होंने जो लॉ बनाए मुगल्स को फायदा करते, इंडियंस को नहीं। वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही फायदा पहुंचाते थे मुगल लोग, जबकि ब्रिटिशर जो थे वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही ज्यादा फेवर करते थे इंडिया को डिवाइड करने के लिए। ठीक, वो ऐसा लॉ बनाते हैं जिससे ब्रिटिशर्स को फायदा हो और इंडियंस को कंट्रोल में रखा जाए, इंडियंस को गुलाम बना जाए, इंडियंस को नुकसान पहुंचा जाए, ऐसा लॉ बनाते थे। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं द नेचर ऑफ लॉज ऑफ कॉलोनियल रूल वाज आर्बिट्री, एक्सप्लोटिव। जी हाँ, सताने वाला। उसमें हमने एग्जांपल के तौर पे पढ़ा था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। उसमें हमने पढ़ा था कि सेडिशन एक्ट जो 1870 का वो कहता है कि जो भी पर्सन क्या करता है, गवर्नमेंट का अपोज करेगा, कोई भी इंडियन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस 1870 सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 के हिसाब से कोई भी पर्सन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज करेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, जेल में डाल सकती है। कोई सुनवाई नहीं, कोई जज नहीं, कोई एडवोकेट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई केस नहीं रहेगा, डायरेक्ट उसको जेल में डाल देंगे। अब हम नहीं पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों लाए थे, हमने बताया था आपको कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये गलत लॉ ला देंगे तो उसके बाद जितने भी गलत लॉ लाएंगे उसका अपोज ही नहीं कर सकता कोई, क्योंकि जो अपोज करेगा फट से इसी लॉ के तहत उसको जेल में डाल देंगे। लेकिन इंडियंस ने इसका बहुत अपोज किया। हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स आपको बता चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, है ना, ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत अपोज किया इस सब चीज़ों का, है ना। उन्होंने इन गलत चीज़ों का, आर्बिट्री लॉज का बहुत अपोज किया, ब्रिटिश के खिलाफ मुहिम चलाई, है ना। इक्वालिटी की डिमांड की, इंडियन जजेस ने डिमांड की कि हमें इक्वालिटी मिले। हमने पढ़ा था कि जजेस को स्पेशल फायदा मिलता था जो ब्रिटिश वाला होता था, लेकिन इंडियन जज है तो उसको कोई फायदा नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, है ना, पेमेंट भी कम, कोई फैसिलिटी नहीं, ये सब हुआ करता था। ठीक, उसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी। रोल ऑफ इंडियंस इन इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इवोल्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ यानी जो गलत लॉ से आज हम 1950 के बाद से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इक्वालिटी वाला लॉज जो आया, ये वहां से यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसमें इंडियन का क्या रोल है भाई। तो हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि जब मुगल लोगों ने गलत लॉ लाए तो हमारे बहुत महान महान रूलर जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, महाराज संभाजी, महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप, ये सारे लोगों ने क्या किया था, मुगल्स का अपोज किया था सारी गलत बातों का। ठीक, तो मुगल्स लोग चाह कभी गलत लॉ नहीं लगा पाए, है ना।
ज़्यादा अत्याचार नहीं कर पाए, उन्हें लॉ चेंज करने पड़े। फिर जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आ गई तो कॉलोनियल गवर्नमेंट में, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट में हमारे भी कई लोग थे, जैसे कि मैंने नाम बताया आपको, लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, है ना, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लोकमान्य तिलक जी, ऐसे लोग थे, नेशनलिस्ट लोग थे जिन्होंने आवाज उठाया कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ भी। उनको भी गलत लॉ लगाने नहीं दिया जाता, लग गया तो उसका अपोज किया बहुत ज्यादा, यानी उनको मजबूर किया कि वो इक्वालिटी वाले लॉ पे आए धीरे धीरे फाइनली, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उस अनइक्वालिटी से इस इक्वालिटी वाले लॉस तक आज जो हम पहुंचे हैं उसमें सबसे ज्यादा किसका रोल है? इंडियंस का रोल है, क्योंकि इंडियन नहीं होते तो अपोज नहीं होता इन गलत लॉस का, और इन गलत लॉस का अपोज नहीं होता तो हम इक्वालिटी वाले लॉस पे नहीं पहुंचते, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा हाउ डू न्यू लॉस कम अबाउट, कि नए लॉस कैसे बनते हैं, ये नए जो नियम आते हैं, नया कानून जो भी बनता है वो कैसे बनता है। वो हमने देखा कि पीपल डिमांड करते हैं किससे? अपने रिप्रेजेंटेटिव से। ये पीपल के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ही तो लॉ मेकर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वाली, जी हाँ। पार्लियामेंट जो हमारा सुप्रीम अथॉरिटी है वही लॉ मेकिंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, वही लॉ बनाती है, ठीक। वो लॉ कौन बनाता है? उसमें बैठे हुए पीपल। पीपल क्या करते हैं? वो जो उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीपल नहीं बोलेंगे हम, रिप्रेजेंटेटिव्स बोलेंगे। किसके द्वारा चुने गए? पीपल के। तो पीपल की जो डिमांड होती है उसी डिमांड के बेस पे वो लॉ बनाते हैं, हमने देखा था। इतना सारा हमने डिस्कस किया अपने पिछले 4 वीडियो लेक्चर्स में, और आज इस 5वें वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो कैसे लाया गया, इन सब को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, यानी कि घरेलू हिंसा। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। जी हाँ, क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस? चलिए समझते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस को हिंदी में कहते हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा मतलब घर में होती है ये। हिंसा का मतलब समझते हैं आप, मारपीट, गाली गलौज, है ना, सताना, तड़पाना, इस तरह की चीजों को बोलते हैं घरेलू हिंसा, ठीक है। क्या होता है हम आपको सिंपली बताते हैं शॉर्ट पे समझाने के लिए घरेलू हिंसा क्या होती है। क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि आस पड़ोस में सुना होगा या देखा होगा कि कुछ मेल लोग होते हैं, जनरली घर में हस्बैंड जो होता है वो अपनी वाइफ को मारता पीटता है, गाली गलौज करता है। तो अक्सर होता है, ऐसा नहीं है कि वही करता है, कई बार ससुराल वाले भी दहेज के लिए क्या करते हैं? प्रताड़ित करते हैं, दहेज के लिए सताते हैं कि जाओ अपने मायके से दहेज लेके आओ, या अच्छा दहेज नहीं आया तो उस बहू के साथ गलत व्यवहार करते हैं। यानी फैमिली मेंबर में क्या होता है, अक्सर वाइफ के साथ या बहू के साथ अत्याचार होता है। तो जो एडल्ट मेल कई बार जब उसको डराता, धमकाता है, मारता है, पीटता है, उसको अब्यूज करता है, वर्बली यानी गाली गलौज, सेक्सुअली अब्यूज करता है, फिजिकल टॉर्चर करता है, मारता पीटता है ना, तो इसको कहा जाता है घरेलू हिंसा, ठीक। इसको कहते हैं घरेलू हिंसा, घरेलू अत्याचार कहते हैं, ठीक। ये कौन करता है? जनरली एडल्ट मेल करता है ना, किसके साथ? अपनी वाइफ के साथ करता है, या फिर हो सकता है सास ससुर कर रहे हैं, अपनी बहू के साथ कर रहे हैं, यानी उस फीमेल के साथ अधिकतर होता है। ऐसा नहीं कि घरेलू हिंसा मेन के साथ नहीं होती है, ऐसा नहीं। और कई बार वाइफ भी होती है जो हस्बैंड को पीटती है बेलन से। अब ये जोक्स है, एक जोक के तौर पे आप लेंगे, हंसेंगे, बट होता है कई बार, तो वो भी घरेलू हिंसा है। बट कौन सुनेगा? हस्बैंड जाएगा कि मेरी बीवी मुझे मारती है, कोर्ट में जाएगा, या तो कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपकी बता देते हैं, कोई गर्ल अगर किसी बॉय को बोल दे कि कंप्लेंट कर दे कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा या मारा पीटा कुछ है, तो फट से कोई भी विश्वास कर लेता है। लेकिन अगर उल्टा हो, कोई बॉय जाए लड़की को कंप्लेंट करने की, इस लड़की ने मुझे छुड़ा, इस लड़की ने मुझे मारपीट किया, तो कोई विश्वास ही नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि जेंडर देख के ये सब होता है, बट जनरली आप खुद देखो, ऐसा भी होता है जो हमने बताया आपको कि फीमेल्स भी क्या करती हैं, बॉयज़ को टार्चर करती है ना, मेल्स को। कई बार जो वाइफ होती है, वाइफ को वो भी अपने हस्बैंड को पीट देती है, मारपीट हो जाती है, तो ये होता है, हमने अक्सर देखा है। तो लेकिन जनरली जो प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादातर क्या होता है, अत्याचार जो है फीमेल के साथ ही होता है, वायलेंस जो है फीमेल के साथ होता है। मेल लोग, एडल्ट मेल क्या होता है, जनरली सताते हैं, ठीक। तो ये घरेलू हिंसा कहलाती है। अब ये पहले इसका कोई लॉ नहीं था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा लॉ नहीं लिखा था कि हस्बैंड वाइफ को मारता है या उसके बहू को सास ससुर मारते पीटते हैं, सेक्सुअली अब्यूज करते, गाली गलौज करते, इसके लिए कोई लॉ नहीं था, कोई सजा नहीं मिलती थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं था 2006 तक। 2005 तक तो कोई सुनता भी नहीं था इस सब के बारे में, है ना। फिर क्या हुआ, फाइनली 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम, यानी घरेलू हिंसा से रोकने के लिए, फीमेल को बचाने के लिए, इसके लिए क्या किया गया था, शुरुआत की एक एक्ट की। 2006 में एक्ट लागू हो गया कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मारेगा, सेक्सुअली, वर्बली, एब्यूजिव टॉर्चर करेगा, फिजिकली मारपीट करेगा, गाली गलौज करेगा, डराएगा, धमकाएगा, तो वो एक क्राइम है, उसको सजा हो सकती है, उसको जेल में डाला जा सकता है। ये लॉ आ गया 2006 में, तब से फीमेल लोग थोड़ी सी सुरक्षित हुई। ऐसा नहीं कि इससे पूरा खत्म हो गया, हाँ कमी आई है, और आज फीमेल लोग अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। पहले मान लीजिए क्या होता था, फीमेल के साथ किसी हस्बैंड ने मारपीट किया, तब वो फीमेल कहाँ जाएगी? अब पुलिस थाने तो जा नहीं सकती, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। वो पुलिस थाने गई भी FIR लिखाने, बोलेगी कि मेरे पति ने मेरे साथ घरेलू हिंसा के मारपीट किया, तो कैसे लिखेंगे भाई? क्योंकि लॉ ही नहीं ना सजा देने के लिए। मर्डर करने के लिए लॉ था कि अगर खून किया तो फांसी दे देंगे,
झगड़ा किया, जमीन जायदाद में मारपीट किया तो फांसी दे देंगे, सजा जो भी हुई, फांसी तो नहीं देंगे, सजा होगी, उसका लॉ था। बट घरेलू हिंसा हो गई, इसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं था, तो एफआईआर तक नहीं लिखते थे, कोई बात भी नहीं सुनता था उनकी, इसीलिए लॉ लाने की सख्त जरूरत थी। और ये गवर्नमेंट ने अपने मन से नहीं लाया, पीपल ने आवाज उठाई, कई एनजीओ ने, समाज सुधारक, सोशल वर्कर्स ने इस आवाज को उठाया, है ना। फिर लोग गए, लोगों ने न्यूज़पेपर में डिबेट आया, मीडिया में डिबेट आया, न्यूज़ चैनल्स वाले पूरा डिबेट करने लग गए, है ना, खबर दिखाने लग गए, सरकार से आवाज उठने लगी। फिर चुनाव आया तो चुनाव में भी लोग मानते थे, डिमांड करते थे फीमेल लोग घरेलू हिंसा लॉ। अब जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने वादा भी कर दिया कि अगर औरत लोग हमको जो वोट करके जिताएंगे, हमारी सरकार आएगी, सभी बहनों के लिए, हम सभी औरतों के लिए घरेलू हिंसा वाला एक्ट लाएंगे, कोई हस्बैंड फिर आपको सता नहीं पाएगा। इस तरह से हुआ, है ना। तो इस तरह से लॉ आया। तो इससे पता ये चलता है कि हम लोग नए लॉज के लिए अपनी वॉइस रेस कर सकते हैं ना। अगर कोई लॉ है नहीं ना, एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस लॉ को एग्जिस्ट कराने के लिए, बनवाने के लिए हम लोग डिमांड कर सकते हैं। किसके थ्रू? अपनी गवर्नमेंट के थ्रू। कैसे होगा? न्यूज़पेपर्स में, मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, या फिर चुनाव के वक्त हम डिमांड कर सकते हैं ना, मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, है ना, डिमांड कर सकते हैं, तभी हम वोट देंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मूवी देखी होगी, जस्ट आई थी हाल में, थप्पड़ मूवी था, उस मूवी का नाम था थप्पड़। उसमें डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया गया, तापसी पन्नू उसमें हीरोइन है, वो उनका हस्बैंड होता है, एक दिन उनको थप्पड़ मार देता है, तो उनका कहना होता है कि नहीं मार सकता कोई, तो गलत है, कानून गलत है, नहीं मार सकता। उसी के ऊपर पूरा मूवी बना हुआ है, आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कैसा होता है, ठीक। अभी घरेलू हिंसा जो है एक और एक्ट से जुड़ी हुई है। पहले क्या होता था? दहेज प्रथा, आपको पता है, दहेज लेना होता था, तो जो मेल लोग हैं वो फीमेल से शादी करने के लिए दहेज मांगते थे। क्या दहेज मांगते? देखिए, फीमेल अपना घर छोड़ के मेल के घर जा रही है, सामान भी ला रही है, ऊपर से पैसा भी चाहिए, माँ बाप बच्ची को भी दे रहे हैं, पैसा भी दें और सामान भी दे साथ में, इतना सब लोग डिमांड करते हैं, लालची मेल लोग, है ना। तो दहेज प्रथा चलती थी। तो दहेज प्रथा, अगर मान लीजिए शादी के वक्त तो चुपचाप सुनते थे कि दहेज लाया, बाद में शादी हो जाने के बाद मेल लोग या उससे घर वाले, ससुराल वाले क्या करते थे? उस फीमेल को सताते थे, उसे मारते पीटते थे, इवन टॉर्चर करते, कितनों को तो जला के मार दिया गया। जी हाँ, आज ही हमारे देश में दहेज प्रथा है, आज ही हमारे कई बार बहुओं को जला के मार दिया जाता है, पत्नियों को, सिर्फ किससे? दहेज के लिए, कि वो दहेज देकर नहीं आई। टॉर्चर किया जाता है कि जाओ अपने पापा के यहाँ से पैसा लेके आओ, गाड़ी दो, घर दो, ये इतना पैसा दो, तब शादी करेंगे। इस तरह की चीज़ें होती थी, है ना। या फिर क्या होता है, कोई फीमेल जैसे उसको बच्चा होता है तो मेल नहीं होता है, तो लड़की पैदा की है तो उसको टॉर्चर करते हैं, लड़की पैदा की, लड़का क्यों नहीं पैदा की, इस तरह से उसे टॉर्चर किया जाता है, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती फीमेल की, फिर भी उसे टॉर्चर किया जाता था। तो यही सब घरेलू हिंसा कहलाता है। इसी घरेलू हिंसा को, डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए सरकार ने नियम बनाया 2006 में, है ना, 2006 में लागू हुआ, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं। 2005 कहा जाता है, क्योंकि 5 में बनना शुरू हुआ, 6 में लागू हुआ। तो घरेलू अहिंसा अधिनियम कहते हैं, जिसे 2006 में आ गया था, ठीक। तो इससे एक बात साबित होती है, अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसे ऐड किया जा सकता है। कैसे ऐड होगा? पीपल लोग अपनी डिमांड को रेज कर सकते हैं, हम अपनी जरूरत मांग कर सकते हैं ना, कि हमें जरूरत है ऐसा लॉ बनाने की, आपको लॉ बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो हम वोट नहीं देंगे ना, पीपल के पास तो पावर है। तो ये सारा चीज हुआ, कब हुआ? 2006 में। तो आप ध्यान रखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ है ये 2005 में, कब 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था, इसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। क्या था ये? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक। और इस एक्ट को इनेक्ट किया गया, लागू, इनेक्टेड, दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2006 में लागू हो गया, ठीक। इस तरह का था नहीं पहले, बाद में इसको डिमांड पर लाएगा, पब्लिक की डिमांड पर इसको लाएगा, ठीक। अब आप डोमेस्टिक वायलेंस की अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी ऐसा धमकी देना, वर्बल, सेक्सुअल, फिजिकल टॉर्चर, है ना, इस चीज को क्या बोलेंगे? घरेलू हिंसा बोलेंगे, ठीक। तो चलिए, तो बात करिए आपने घरेलू हिंसा के बारे में, अब हम इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि किससे डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में। चलिए हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो कैसे दी जाती है? चलिए देखिए, इंजरी और हार्म। इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, हार्म या नुकसान पहुंचाना, या तो चोट पहुंचाओ या नुकसान पहुंचाओ, या फिर चोट और नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, या तो डायरेक्ट चोट पहुंचा देना, हार्म कर देना, या फिर हार्म करने की धमकी देना कि मैं तुझे मार डालूंगा या मारू पीटूंगा, ऐसा नहीं किया तो, यानी या तो चोट पहुंचाना या फिर चोट पहुंचाने की धमकी देना, है ना। जनरली किसके द्वारा होता है? कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल यूज, ये एडल्ट मेल करता है ऐसा चीज, किसके द्वारा जनरली? तो उसके हस्बैंड के द्वारा अगेंस्ट हिज वाइफ, है ना। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या कहता है, चोट पहुंचाने की धमकी देता है या फिर चोट पहुंचाता है, तो उसी बात को कहते हैं घरेलू हिंसा। बाद में इसको और चेंज किया गया, इसकी डेफिनेशन को और थोड़ा इसमें ऐड किया गया कि इट कैन ऑल्सो बी डन बाय द
अगर कोई जैसे कि उसके सास ससुर है ना, उसके फादर इन लॉ है ना, मदर इन लॉ करती हैं, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ मतलब सास ससुर भी अगर ऐसा करते हैं तो उसे भी क्या माना जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। और कोई फीमेल भी करती है अपने हस्बैंड के ऊपर ऐसा चीज करती है, वो भी उसे टॉर्चर करती है, हार्म करती है, तो भी क्या माना जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। और डोमेस्टिक वायलेंस इस तरह का एक पूरा जो केस था ना, जो डिफिनेशन बताई गई है, ये सिचुएशन अगर पाई जाती है तो कोई भी फीमेल जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा सकती है और इसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। और इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल तो इसमें जमानत नहीं होती, जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है अगर गलत पाया जाए तो उसको जेल में डाल देंगे, जमानत भी नहीं होगी, डायरेक्ट सजा होगी है ना, कोर्ट ले जाकर। तो ये सारी चीजें होती है, बेल भी नहीं मिलती इसमें, जमानत भी नहीं मिलती, ये सारा चीज होता है कि इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में। ठीक, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर लॉ बनना चाहिए, ऐसा ध्यान में लाया गया गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के ध्यान में लाया गया, रिकॉग्नाइज किया पार्लियामेंट को इस लॉ की सख्त जरूरत है। लीडर्स को पता चला, फिर लीडर्स ने क्या किया, लॉ बनाया, 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना और 2006 में इसको लागू कर दिया गया। अभी हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा। तो इससे ये साबित होता है कि हम अपनी डिमांड, जो लॉ नहीं बनाया ना, उस लॉ को हम बनवाने की डिमांड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं, जब इलेक्शन का समय आता है तब भी कर सकते हैं, है ना, कि अगर आप ऐसा लॉ बनाएंगे तो ये हम आपको वोट देंगे, या वोट दीजिए, आप ऐसा लॉ बनाते तो हम आपको वोट देते हैं, या जीतने के बाद आपको लॉ बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, पब्लिक कर सकते हैं। तो ये था हमारा डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा, जिसके बारे में आपने पढ़ा। तो आप एग्जैक्ट डेफिनेशन पूरी सही तरीके से याद रखिएगा, उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा डोमेस्टिक वायलेंस। तो स्टूडेंट्स, ये बात की हमने डोमेस्टिक वायलेंस की। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चैप्टर के इस 5 पार्ट के वीडियो से देखकर नोट्स बना लीजिए, पूरा नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए, इसी तरह आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर विद्यास्थली वाले सर।